ठंडी वादियां, खूबसूरत नज़ारे और ऊंचे पहाड़ों के बीच शिमला शहर। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, वहीं समुद्र के दूसरी तरफ झुग्गी और झोपड़ियां बसी थी। उसी झोपड़ी में राधिका अपनी माँ के साथ रहती। वह बेहद गरीब थे, घर में कोई कमाने वाला ना था। राधिका की माँ दूसरों के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा करके जो भी कमाती, उसी से राधिका के कॉलेज की फीस जाती। एक दिन उसकी माँ राधिका से कहती है, अरे बेटा, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, आज का खाना कैसे पकाऊं? अरे माँ, आज का खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरी अमीर सहेली का जन्मदिन है। उसके पिताजी का ना होटल का बहुत बड़ा कारोबार है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। राधिका अपनी माँ के साथ तैयार होकर शिमला के पगडंडियों के बीच होते हुए अपनी अमीर दोस्त नीलम के बंगले पर पहुँचती है। बंगला देख के दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे बेटा राधिका, इतना बड़ा बंगला, कितना खूबसूरत है। बाप रे बाप, कितने कमरे होंगे इसके अंदर? माँ, सब कुछ होगा। मेरी दोस्त बहुत अमीर है और उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। चलो अब जल्दी से अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने महंगी महंगी साड़ियाँ, गहने और खूब सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं। उनके हाथ में गुलाब जामुन, रसमलाई, समोसा और न जाने क्या क्या एक से एक शाही पकवान होते हैं। तभी अमीर दोस्त नीलम राधिका को देखती है। अरे राधिका, तुम आ गई? अरे आंटी, आप बाहर क्यों खड़ी है? आइए आइए, आप सब अंदर आइए। चलिए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए सब लोग, ये है मेरी सबसे होनहार दोस्त, कॉलेज की टॉपर राधिका। इसका स्वागत तालियों से कीजिए। सभी मेहमान राधिका के लिए ताली बजाते हैं। राधिका की माँ को बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे वाह, तेरी दोस्त नीलम तो बड़ी ही संस्कारी है। इतने अच्छे कपड़े, इतना शानो शौकत, इतना बड़ा महल, फिर भी कितनी संस्कारी है। हम गरीबों का कितने अच्छे से स्वागत किया। वाह बेटा नीलम, जीते रहो, ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहो। अच्छा आंटी, अब मैं बाकी मेहमानों को जाकर देख लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग आए हैं, आखिर सब तुम्हारे ही तो है। जी आंटी। दूसरी तरफ राधिका अपनी माँ के साथ चावल और शाही पनीर खाना शुरू ही करती है कि नीलम तमतमाते हुए आती है। अरे ये क्या, पता नहीं आपको कितने की प्लेट है? पूरे 1500 की, और आप इतने महंगे सोफे में बैठे हैं। अरे जरा सा मुंह क्या लगा लिया, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए। दोनों बड़े ही आश्चर्यचकित रहते हैं। नीलम, ये तो कैसे बात कर रही है? अभी तो तूने हमारे लिए तालियां बजवाई। वो तालियां मैंने तेरे को सम्मान के लिए नहीं, बल्कि तुझे तेरी औकात याद दिलाने के लिए बजवाई थी। राधिका और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। राधिका की माँ की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। राधिका को बहुत गुस्सा आता है। नीलम, तूने जो आज हमें इतना छोटा महसूस करवाया है, अपने पैसे के दम पर, अपने रुतबे के दम पे, देखना एक दिन मैं तुझसे ये बंगला खरीद कर रहूंगी। क्या ये बंगला? पागल तो नहीं हो गई है? तेरी कपड़े खरीदने की तो औकात नहीं है और चली है मेरा बंगला खरीदने के लिए। तू देखना, एक दिन ये बंगला मेरा होगा। दोनों खाने की प्लेट छोड़कर दुखी मन से भारी कदमों के साथ अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन राधिका अपनी सारी डिग्री और सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में लेकर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तभी बॉस कहता है, हाँ, तुम्हारी डिग्री तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे मार्क्स परसेंटेज में भी कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा हुनर भी है, लेकिन माफ करना तुम्हारे ये गरीब कपड़े। मैं अपने ऑफिस में किसी गरीब मानसिकता वाले इंसान को नहीं रख सकता। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे पाऊंगा। हर दफ्तर में एक ही बात। राधिका हर ऑफिस में जाकर इंटरव्यू देती है, लेकिन उसके शकल सूरत और गरीब कपड़ों की वजह से उसे हर काम से हाथ धोना पड़ता है। आखिरकार वो एक ढाबे में जाकर खाना खाती है। वहीं बैठा एक बुजुर्ग आदमी पूछता है, बेटा इतनी उदास क्यों हो? वो बाबा जी, मेरे पास कोई काम नहीं। अरे तुम इस होटल के मालिक से तो बात करके देखो। राधिका तुरंत ही होटल के मालिक के पास जाती है और काम मांगती है। मालिक कहता है, देखिए, वैसे तो हमारा पूरा स्टाफ फुल हो चुका है, यहाँ किसी भी काम की जरूरत नहीं है, पर हाँ, अगर आप बर्तन या यहाँ की साफ सफाई देख देंगी तो मैं आपको काम देख सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, मैं कोई भी काम कर लूंगी। फिलहाल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ काम कर कर के थक चुकी है, अब मुझे अपने घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ जो भी काम है, कूड़ा कचरा उठाने का, बर्तन मांजने का, घर की साफ सफाई, मैं सब कुछ कर दूंगी सर। तो ठीक है, अपनी नौकरी पक्की समझो और कल से ही काम पे आ जाना। ठीक है सर, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ,
महीने के 3,000 रुपए में तुम्हें सैलरी में दूंगा। राधिका उस दिन के बाद से होटल की साफ सफाई और सारा काम करने लग जाती है। वह बिस्तर तकियों को ठीक से झाड़ती है, दीवारों की डस्टिंग करती है, सारे जूठे बर्तनों को सिंक में डालती है और बारी बारी अच्छे से सबको साफ करके पोंछ के स्लैब पर रख देती है। अब तो रूम सर्विसिंग का काम भी राधिका करती है और आखिरकार उसके इस काम से बॉस बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने तो सारा काम बड़े ही अच्छे से संभाल लिया। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हमारा हलवाइया नहीं आया है, तो अगर तुम खाना पका सको। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। आज तक बस कभी मौका नहीं मिला। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। राधिका होटल की किचन में जाती है, प्याज, टमाटर, लहसुन सबको बारीक काटती है, उन्हें अच्छे से उबालती है और उन सबको मैदे की छोटी छोटी पूड़ियों में भरकर बढ़िया से मोमोज तैयार करती है। तभी राधिका को पता चलता है कि होटल में कोई और रईस नहीं बल्कि उसकी दोस्त नीलम अपनी मम्मी पापा के साथ आई हुई है। वह गहरी सांस भरती है और खाना लेकर उनके सामने जाती है। तभी नीलम की नजर राधिका के वेटर वाली ड्रेस पर जाती है। अरे राधिका, तू यहाँ पर? ओहो, ऐसे कब खरीद रही है तू मेरा बंगला? तू तो मेरा बंगला खरीदने वाली थी और यहाँ पर चाय पकौड़े और समोसे बना रही है, बर्तन मांज रही है और डस्टिंग कर रही है। लेकिन राधिका कुछ नहीं कहती। मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ वेटर हो, तुम्हें नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? माँ, आपने इसके तेवर देखे थे उस दिन? तुम्हारा बंगला खरीद लूंगी। अरे नीलम बेटा, तुम भी किन छोटे लोगों के मुंह लगती हो। चुपचाप खाना खाओ और चलते हैं यहाँ से। इस सारी बातों से राधिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारा काम, साफ सफाई, खाना बनाना पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है। यहाँ तक कि वे दूसरे वेटर्स के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आती है और आखिरकार राधिका की मेहनत रंग लाती है। उसे उसकी सैलरी हाथों में मिलती है और उस होटल के मालिक भी राधिका से बहुत खुश होते हैं। वे घर आकर अपनी माँ को सैलरी देती है। अब उनके दिन बदलने लगते हैं। घर में 4 पैसे आ जाते हैं, अनाज और बाकी फल सब्जियां भी आ जाती है। एक दिन राधिका की माँ उससे पूछती है, बेटा राधिका, तेरी जो वो दोस्त थी ना नीलम, जिसने हमारी इतनी बेइज्जती की थी, आखिर वो तुझसे इतना गुस्सा क्यों है? माँ, ये बहुत लंबी कहानी है। चलो मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। वो दरअसल नीलम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले वो मेरी अच्छी सहेली थी, लेकिन उसके बाद हमारे कॉलेज में कंपटीशन हुए जिसमें मैं फर्स्ट प्राइज लाने लगी। धीरे धीरे नीलम को इस बात से बहुत जलन होने लगी। मैं क्लास में भी फर्स्ट आने लगी। शुरू में तो नीलम ने मेरे साथ दोस्ती दिखाई, लेकिन उसके बाद वो मुझसे चिढ़ने लगी। मुझे स्पोर्ट्स डे में भी फर्स्ट प्राइज मिला। सारी पढ़ाई लिखाई में भी मैं अव्वल थी। इस बात से नीलम को बहुत चिढ़ होने लगी। वह अक्सर आते जाते कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाती, अपने दोस्तों के सामने मेरे पुराने सूट के बारे में कमेंट करती। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिन ब दिन उसका मेरे लिए रवैया खराब ही होता गया। आखिरकार हम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार आ गई और वो मुझसे बहुत नफरत करने लगी। अच्छा, तो ये बात है। पर बेटा, इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। उसी का दिल खराब है, उसी का दिल काला है। तू चिंता मत कर, देखना भगवान हमारी मदद एक दिन जरूर करेंगे। हाँ माँ, ऐसा ही होगा। अगले दिन राधिका फिर अपने काम पर निकल पड़ती है। तभी उस होटल में बहुत बड़े मंत्री जी आते हैं और होटल के मालिक से कहते हैं, देखिए अभिनंदन जी, एक्चुअली हमारे घर में खाना तो ओबराय होटल का आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ वेटर्स की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे मिलिए। यह है राधिका, हमारे यहाँ की सबसे होनहार एम्प्लॉय है। मैं इनके साथ कुछ और लोगों को भेज दूंगा ताकि आपके खान पान में कोई दिक्कत ना आए। हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपने साथ और वेटर्स को लेके आऊंगी और मैं दावा करती हूँ हमारी सर्विसेज आपको अच्छी लगेंगी। हम टाइम पर पहुँच जाएंगे और आपको अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए, यही उम्मीद है। अगले दिन राधिका बड़े से घर में आती है जो मंत्री जी का होता है और वहाँ पर ओबराय होटल की तरफ से जो भी खाना आया होता है उन्हें अपने वेटर्स के साथ सर्व करने लगती है। और दरअसल ओबराय होटल किसी और का नहीं बल्कि उसकी दोस्त नीलम के पिताजी का होता है। जैसे जैसे वो खाना परसती है, नीलम उसके पास आती है। ओहो, तो तुम यहाँ भी पहुँच गई वेटर की ड्रेस में। तुम तो कह रही थी तुम्हारा बंगला खरीदूंगी, खरीद के ही दिखाऊंगी, और यहाँ पर लोगों के झूठे बर्तन साफ कर रही हो और उनके सामने ये प्लेट चाट पकौड़ी लेकर जा रही हो। पर फिर भी राधिका को इन सब बातों का बुरा नहीं लगता और वह अपना काम करती रहती है।
थोड़ी ही देर में वहाँ पे सारे मेहमान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मंत्री से कहते हैं, ये कैसा बासी खाना है? अरे मेरे खाने में तो चींटी निकली और भाई साहब मेरे में मकड़ा। ये खाना कम से कम 10 दिन पुराना होगा। वही सड़ी गली सब्जियां यूज की है इसमें। मंत्री जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मंत्री जी को बहुत बुरा लगता है। वो चिल्लाते हुए गुस्से में ओबराय होटल के मालिक यानी नीलम के पिता के पास जाते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने आपको कितनी मदद की, आपको एक से एक बड़े टेंडर दिलवाए, इतने बड़े बड़े होटल में मैनेजमेंट का काम भी दिलवाया, और आपने क्या किया? बदले में मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। इतना गंदा और घटिया खाना आपने सप्लाई किया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपको किसी भी कंपनी का टेंडर नहीं दूंगा। आज से आपके और हमारे रिश्ते खत्म। तभी नीलम की माँ बात को संभालते हुए कहती है, वो भाई साहब क्या है ना, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, नहीं तो मेरे पति तो ऐसे मामलों में कभी गड़बड़ नहीं करते। नीलम भी कहती है, हाँ सर, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। लेकिन मंत्री उनकी बात नहीं सुनते। तभी राधिका मुस्कुराकर कहती है, सर आप अगर मुझे एक मौका दें तो मैं 1 घंटे के अंदर सारा खाना बना के तैयार कर सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत होनहार हो, बहुत सुना है तुम्हारी तारीफ में। आज मेरी इज्जत बचा लो, सारे मेहमान बहुत गुस्से में हैं। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फटाफट राधिका रसोई घर में जाती है, सारी सब्जियों को बारीक काट लेती है, अपने साथ बाकी शेफ को भी बुला देती है और सारा मेन्यू डिसाइड कर लेती है कि गुलाब जामुन, मटर पुलाव, शाही पनीर और मलाई कोफ्ता मेन्यू में होगा। मीठे में मूंग दाल का हलवा, शाही खीर और किशमिश बादाम की फिरनी भी होगी। जल्दी से राधिका सारे शेफ के साथ मिलकर खाने को 1 घंटे के अंदर तैयार कर देती है और फिर सारे खाने को उस बड़े से बंगलों के टेबल पर सजा देती है। धीरे धीरे मेहमान फिर से पास में आने लगते हैं और एक एक करके वह सबको खाना सर्व भी करती है। जैसे ही मेहमान पहला निवाला मुंह में रखते हैं, उसकी तारीफें करते नहीं थकते। सब उंगली चाट चाट के खाने को खाते हैं और मंत्री जी से कहते हैं, वाह मंत्री जी, ये खाना तो ओबराय होटल से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। इसके स्वाद की तो क्या ही बात है। आप इसी लड़की और इसी होटल को टेंडर दीजिए। मैं कह रहा हूँ बहुत आगे जाएगी ये लड़की। वाह वाह, खाना खा के तो मजा आ गया। मंत्री जी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह राधिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये लो अपने पैसे, तुम्हारी मेहनत की कमाई, और हाँ, आज के बाद मैं सारे खाने के टेंडर तुम्ही को दूंगा। अगले ही दिन से राधिका को खाने के बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। राधिका भी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उन ऑर्डर्स को पूरा करती है। खुद खाने का मेन्यू डिसाइड करती है, उसे किस तरीके से बनाने हैं, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है, सब कुछ वो अकेले ही संभालती है। चाहे कोई बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी हो, किसी आलीशान बंगले का गृह प्रवेश या फिर कोई शादी और सगाई, हर जगह राधिका के खाने के चर्चे होते हैं। धीरे धीरे करके राधिका को सारे टेंडर मिलने लगते हैं और उसके पास खूब सारे पैसे आ जाते हैं। वह अच्छी जगह जमीन देकर अपना एक होटल खड़ा करती है। राधिका न सिर्फ अपने काम की पक्की बल्कि अपने एम्प्लॉयज को सही टाइम पर सैलरी भी देती है। दूसरी तरफ बेचारी नीलम और उसका परिवार सड़क पर आ जाता है क्योंकि अब उसके पिता को कोई भी बड़ा टेंडर नहीं मिलता। सब जगह उनके बासी खाने और बेस्वाद खाने के चर्चे होते हैं। यहाँ तक कि अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं हो पाता कि वे बाजार जाकर सब्जी खरीद सके। आखिरकार उनके बंगले की नीलामी होती है और वे बुरी तरीके से हार चुके होते हैं। राधिका उस बंगले को सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीद लेती है। वह अपनी माँ के साथ उस बंगले के अंदर आती है जहाँ नीलम अपने परिवार के साथ खड़ी हुई होती है। नीलम बड़े ही दुखी मन से उस बंगले की चाबी राधिका को सौंप देती है। तभी राधिका कहती है, देखा, मैंने कहा था ना एक दिन तुमसे ये तुम्हारा बंगला लेकर रहूंगी। तुम्हें तो बहुत घमंड था, तुमने हमें बहुत नीचा दिखाया, लेकिन फिर भी आज सच की जीत हुई। मैंने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से तुम्हारा ही बंगला सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीदा। और वैसे अंकल, आपने उस दिन क्या कहा था, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, तो ठीक है, आज से मैं भी आपकी बेटी से बात नहीं करूंगी। नीलम का परिवार मुंह लटकाकर अपने ही बंगले से हाथ धोकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ राधिका और उसकी माँ उस बंगले के मालिक होते हैं। राधिका की माँ कहती है, वाह बेटा, तूने अपनी सच्चाई से, मेहनत से इस बंगले को अपना बना लिया। मुझे गर्व है तुम पर। और दोनों खुशी खुशी उस बंगले में रहने लगते हैं। ऐसे ही मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।